देखो हम लोगों ने पिछली क्लास पे धातुकर्म के मेथड को देखा था। अलग अलग प्रकार की धातुओं को शुद्ध करने के तरीके अलग अलग रहते हैं। और आपने ये भी देखा था कि किसी भी धातु को जब हम शुद्ध करते हैं उसके अयस्क से, हमने धातुओं को या अयस्क को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। पहला उन अयस्कों को शुद्ध करने का जिनमें से धातु की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, और दूसरा उन अयस्कों को शुद्ध करने का तरीका देखा जिनमें से धातु मध्यम क्रियाशील होती थी, और अंत में एक और नंबर था जिसमें से हम उन अयस्कों को शुद्ध करने के तरीके को देख रहे थे जिन धातुओं की क्रियाशीलता सबसे कम होती है या जिन्हें अक्रिय धातु भी कहते हैं। क्योंकि जब किसी मेटल का रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाए, अभिक्रिया करने की क्षमता बहुत कम हो जाए, तो फिर हम ऐसी धातुओं को अक्रिय धातु भी कह देते हैं। तो हम लोगों ने उनमें से ये तो पढ़ लिए थे कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो आज उन स्टेप को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे। और आपने सबसे पहले देखा था कि जैसे हमको कोई अयस्क मिलेगा, हम सबसे पहला काम करेंगे कि उस अयस्क का क्या करवा देंगे, सांद्रण। अगर कोई आपसे ऐसा पूछ लेता है अयस्क का सांद्रण आप क्यों करवाने जा रहे हो, आखिर क्या आपको परेशानी है अयस्क से जो आप इसका सांद्रण करवाने जाते हो, तो आप बेटा एक ही आंसर देकर आओगे, किसी भी धातु के अयस्क का सांद्रण केवल इसलिए कराना आवश्यक है कि उस धातु के अयस्क में से धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के कण उससे क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। या फिर आपसे कोई पूछ भी लेता है ऐसा कि अयस्क के सांद्रण कराने के क्या लाभ हैं, तो भैया अयस्क में से धूल, मिट्टी, बालू और कंकड़, पत्थर आदि के कणों को अलग किया जा सकता है अगर आप अयस्क का सांद्रण करवा देते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं अयस्क का सांद्रण, उनमें से जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं और इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। कि देखो मैंने लिखा है किसी धातु के अयस्क से, अगर आपके पास किसी भी धातु का क्या है, अयस्क, तो उस अयस्क से धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़ तथा पत्थर, एक और नाम लिख सकते हो, रेत। वैसे नहीं भी लिख सकते थे, चल जाता, क्योंकि मैंने यहां लिख रखा है बालू, रेत आदि के कणों को अलग करने के लिए, आदि के कणों को अयस्क से अलग करने के लिए, अयस्क से अलग करने के लिए अयस्क का सांद्रण कराया जाता है। अयस्क का सांद्रण कराया जाता है। तो ये बात तो हमने पढ़ ली कि अयस्क का सांद्रण हम लोग क्यों करवाते हैं और आखिर अयस्क के लाभ क्या हैं। लेकिन एक बात बेटा और आपको ये समझना है कि क्या समस्त अयस्कों को, जितने भी अयस्क होते हैं, क्या सब अयस्कों को एक ही विधि द्वारा सांद्रित कराया जा सकता है या अलग अलग अयस्कों को अलग अलग विधियों द्वारा सांद्रित कराया जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, अलग अलग अयस्क को सांद्रित कराने अर्थात उनसे धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के कणों को अलग करने की अलग अलग विधियां हैं, और हम लोग प्रत्येक अलग प्रकार के अयस्क में अलग विधि से सांद्रण करवाते हैं। अयस्क का सांद्रण 2 चीजों पर डिपेंड करता है, पहला अयस्क के प्रकार और दूसरा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के प्रकार पर। अगर हमें यह पता चल जाए अयस्क किस प्रकार के नेचर का है और उसमें से अशुद्धि किस नेचर की है, तो हम अयस्क के सांद्रण करवाने के लिए एक अच्छे मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखे भी देता हूं क्या कि अलग अलग प्रकार के अयस्कों का सांद्रण अलग अलग विधियों द्वारा होता है। तो इस बात को भी बेटा बहुत अच्छे ढंग से याद रखना
मैं लिखता हूं कि अलग अलग प्रकार के अयस्कों का सांद्रण अलग अलग विधियों से होता है। तो जितने भी प्रकार का अयस्क, उसमें अलग प्रकार की अशुद्धि, और उस अयस्क और अशुद्धि को देखकर हम करवाएंगे उसका सांद्रण। तो बेटा सांद्रण के अपने यहाँ कोर्स में तो बहुत सारी विधियां हैं और उन सारी विधियों को हमें पढ़ना भी है। तो भैया एक एक प्रकार की विधि को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे सांद्रण की पहली विधि को अगर ध्यान से देखें तो मैंने उस पहली विधि को ए लिख रखा है। नाम है इसका गुरुत्वीय पृथक्करण या इसको और भी लिख सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या धावन, या एक बेटा और इसका नाम है प्रक्षालन विधि। बेटा इसका एक और नाम है लेविगेशन विधि। तो ये विधि भैया इतने नामों से जानी जाती है। आप इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कह सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कह सकते हैं, आप इसको धावन विधि भी कह सकते हैं, प्रक्षालन विधि के नाम से भी इसे पहचाना जाता है, और एक इसका बेटा और नाम है लेविगेशन मेथड या लेविगेशन विधि भी कहते हैं। तो इस विधि को इतने प्रकार से जाना जाता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अलग प्रकार के अयस्क को शुद्ध करने के अलग अलग नियम हैं। तो सबसे पहले तो भैया किसी विधि में इस बात को जान लेना बिल्कुल जरूरी है, हद से ज्यादा ये बात जरूरी है कि जो विधि आप यूज कर रहे हैं इस विधि में कौन से अयस्क को आप सांद्रित करवा सकते हो। तो भैया इस विधि में देखो, पहले मैं बता देता हूं कौन से अयस्कों को सांद्रित कराया जा सकता है। इस विधि में ऐसे अयस्कों को सांद्रित कराया जाता है जिनमें से धातु का वजन अधिक हो और अशुद्धि का वजन कम हो। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, जब भी किसी भी मेथड का यूज करें आपको सबसे पहले नंबर पे ये बात पता होनी चाहिए आप इस विधि द्वारा कौन से अयस्कों को सांद्रित करा सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आएगी आपको ये बात तुरंत ही लिख देनी है सबसे पहले नंबर पर कि हम इस विधि द्वारा केवल उन अयस्कों का सांद्रण करवा सकते हैं जिनमें से धातु का वजन अधिक है या धातु अपेक्षाकृत अधिक भारी है और अशुद्धि अपेक्षाकृत कम भारी है। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, क्योंकि आप ये बात अगर जानते हो तो प्रोसेस फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले नंबर पर तो यही बात लिख दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है आखिर इस विधि का प्रयोग कब करेंगे आप, तो हम पहले नंबर पर इसको लिखेंगे इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में उपस्थित धातु अधिक भारी होती है और उसमें से उपस्थित अशुद्धि का भार कम होता है। तो मैं लिख देता हूं इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में उपस्थित, या ऐसे भी लिख सकते थे कि अयस्क में पाई जाने वाली धातु अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत अधिक भारी होती है, अपेक्षाकृत अधिक भारी होती है, जबकि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों का भार कम होता है। तो ऐसे ही आप मेटल्स को अच्छा करते हो या शुद्ध करते हो जिनमें से धातु का वजन अपेक्षाकृत अधिक होता है, और ऐसी कंडीशन पर अशुद्धियों का वजन अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे होता है, अगर कोई पूछ लेता है कि क्या कोई ऐसा आपको अयस्क याद है जिसमें से धातु का वजन अपेक्षाकृत अधिक होता हो और बेटा ऐसी कंडीशन में अशुद्धि का वजन कम होता हो? तो बेटा एक अयस्क है, आप हेमेटाइट बोल सकते हो या इसको हीमेटाइट भी पढ़ सकते हैं। यह लौह धातु का अयस्क है, और वैसे भी आपको एक बात का अंदाजा होगा, लौह धातु या लोहा जिसको कहते हैं, यह अपेक्षाकृत अधिक भारी होता है। अगर आप इसका कंपेयर कर लें एल्यूमिनियम वगैरह मेटल से, तो आप इस बात को हमेशा पाएंगे कि लोहे की धातु का जो वजन होता है, वो जो भार होता है, वो अन्य धातुओं की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। या एक और इसमें से बोल सकते हैं, एक अयस्क हमारे पास और है टिन स्टोन। यह भी एक अयस्क ऐसा है जिसमें से धातु का वजन ज्यादा है और अशुद्धि का वजन कैसा है, कम। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आप इस विधि के लिए यह बात लिख कर आओगे कि आखिर कौन से अयस्कों को हम इस विधि में शुद्ध कर सकते हैं। तो मैंने उसके विषय में पहला नंबर लिख दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमको क्या लिखना है, देखो इसको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पर हम हेमेटाइट या टिन स्टोन पर जब भी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, पहला काम तो ये रहेगा, हम अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीस लेंगे। रोलर मिल आती है, रोलर मिल के थ्रू हम अयस्क को महीन चूर्ण की भांति क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो मैं सेकंड नंबर पे लिखते हैं हम लोग कि अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसकर उसे ढालदार या खांचेदार स्थान में रख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपको अयस्क लेना है, उस अयस्क को सबसे पहले तो महीन चूर्ण की भांति पीस लेना है, और जब पीसने के बाद उसे ढालदार या खांचेदार स्थान पर क्या कर देना है, रख देना है। अब देखो कुछ ऐसा रख देना है कि ढालदार या खांचेदार स्थान देखो कैसे बना सकते हो। ढालदार या खांचेदार स्थान ऐसे बनाया जा सकता है। हालांकि एग्जाम में इसके चित्र की डिमांड नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा बना सकता हूं। ढालदार या खांचेदार स्थान ऐसे बना दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि विधि पर। अब देखो यहां पर बेटा तुमको अयस्क रख देना है। आपने इस स्थान पर रखा अयस्क, और अयस्क रखने के बाद इसे आपने जल की तेज धारा में बहाया। ध्यान रखना है, हमने इसे कहां बहाया है, जल की तेज धारा में। बेटा ध्यान देने वाली बात है, और ये तो आप लोग भी अपने दिमाग का प्रयोग करके समझ सकते हो। अगर इसे जल की तेज धारा में बहाया जाएगा, क्योंकि अयस्क में से धातु का वजन अधिक है। धातु का वजन अधिक होने के कारण धातु दूर तक बहकर जाने वाली नहीं है। धातु का वजन अधिक था, इसलिए धातु ज्यादा नहीं बहेगी, कम बहेगी, और इन खांचेदार स्थानों पर क्या हो जाएगी, फंस जाएगी।
लेकिन क्योंकि आपने इस बात को भी साथ में पढ़ा था कि अशुद्धि का वजन कम है, अशुद्धि हल्की है, उसका भार कम है, तो जैसे ही जल की तेज धारा को प्रोवाइड करेंगे, अशुद्धि जल की तेज धारा में बहकर खांचेदार स्थानों से कहां निकल जाएगी, बाहर। तो जो अयस्क में धातु होगी वो इन खांचेदार स्थानों पर बेटा फंसेगी, लेकिन अयस्क में से जो अशुद्धि है वो इन हल्की होने के कारण इन खांचेदार स्थानों के ऊपर से ही बहकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस प्रकार से हम धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के कणों को धातु से क्या कर पाएंगे, अलग। तो इसको ध्यान रखना है, जल की तेज धारा किसको बहाकर ले जाएगी, अशुद्धि के कणों को, और जल की तेज धारा किसको बहाकर नहीं ले जा पाएगी, अयस्क में से धातु को। कोई कारण भी पूछ लेता है आप बताओगे, क्योंकि अयस्क में से अशुद्धियों का वजन कम था और कम वजन वाली अशुद्धियां जो होती हैं वो जल की तेज धारा में बह जाती हैं, और अधिक वजन वाली अशुद्धियां जो होती हैं या अधिक वजन वाला जो अयस्क है वो जल की तेज धारा में भी नहीं बह पाता है और बने हुए खांचेदार स्थानों पर क्या हो जाता है, फंस जाता है। आप इस बात से परेशान ना होना कि सर जी ने खांचा तो बहुत छोटा बनाया है, इसमें से कितना चारों खांचे में मिलाकर अगर भरा जाएगा तो 250 ग्राम अयस्क आ पाएगा। बेटा ये खांचे बहुत बड़े होते हैं, इन खांचों को ऐसा बनाया गया, सोचने वाली बात है। लोहे की जिस फैक्ट्री में आप अयस्क का सांद्रण करवाते होगे, 1-2 किलो लोहा थोड़ी सांद्रण कराया जाता है, मीट्रिक टन में ये डीलिंग होती है। मीट्रिक टन का मतलब जाने ना जाने कितने हजारों टन अयस्क जो होता है वो सांद्रित कराया जाता है, और हजारों टन सांद्रित कराने वाले अयस्क को में से ये खांचे छोटे रखेंगे अगर, तो बेटा कम से कम हजारों साल तक तो ये ऐसा ही करते रहेंगे। तो इसलिए खांचेदार स्थान बहुत बड़े होते हैं, देखने में ऐसे छोटे लग रहे हैं, ना जाने कितने टन यहाँ अयस्क रखा जाता होगा और उसे जल की धारा में क्या किया जाता होगा, बहाया जाता होगा। तो इस बात को समझ रहे हैं, लिख लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट नंबर पे देखो आ जाते हैं, ये वाली बात तो देखो हम लोगों ने फिगर में निकाल दी। अब इस जगह से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब अयस्क को जल की तेज धारा में, अब अयस्क को जल की तेज धारा में, जल की तेज धारा में बहाया जाता है, जिससे अशुद्धियों के कण और ये भी लिख लेना, अशुद्धियों के कण कैसे थे, हल्के, जल की तेज धारा में बह जाते हैं। जल की तेज धारा में बह जाते हैं, जबकि अयस्क में उपस्थित धातु के कण भारी होने के कारण खांचेदार स्थानों पर फंस जाते हैं, खांचेदार स्थानों पर फंस जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार से आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हुए अयस्क का सांद्रण करवा सकते हो। देखो दो बातें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, बच्चे को यह पता होना चाहिए कि आखिर इस विधि का प्रयोग हम करेंगे कब, और दूसरा तो बेटा हर एक विधि के लिए एक ही जैसा है। अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसना, अयस्क का सांद्रण तब तक किसी भी विधि द्वारा नहीं कराना है जब तक आप अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीस
नहीं लेते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। ये तो पहली विधि है अयस्क के साधारण कराने की, अभी तो और भी विधियां हैं, जल्दी से इसको नोट करते हैं, उनको पढ़ते हैं। अगले नंबर पर आ जाते हैं बेटा, और इस बार हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। और सबसे पहली बात मैं पहले ही कह रहा था कि इस बात को जान लेना बिल्कुल जरूरी है कि आखिर इस विधि द्वारा हम कौन से अयस्कों को शुद्ध कर सकते हैं या किन अयस्कों का संधारण करवाया जा सकता है। तो देखो मैं पहले बता देता हूं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा केवल ऐसे अयस्कों का संधारण करवा सकते हैं जिनमें से या तो अयस्क में उपस्थित धातु या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, इनमें से किसी एक के पास चुंबकत्व का गुण होना चाहिए और किसी दूसरे के साथ पास चुंबकत्व का गुण नहीं होना चाहिए। या तो अयस्क में उपस्थित धातु में चुंबकत्व का गुण हो या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि में चुंबकत्व का गुण हो, दो में से किसी एक पर चुंबकत्व का गुण हो। अब मैं इस जगह थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। वैसे तो चुंबकत्व के गुण का अर्थ होता है चुंबक द्वारा आकर्षित होना या चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होना, लेकिन बेटा हमारे यहां इस समय और इस विधि में चुंबकत्व का अर्थ है केवल चुंबक द्वारा आकर्षित होना। चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होने के किसी गुण को हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इस विधि द्वारा केवल ऐसे अयस्कों को शुद्ध कर सकते हैं जिनमें या तो अयस्क में उपस्थित धातु चुंबक द्वारा आकर्षित हो, तो फिर अशुद्धि चुंबक द्वारा आकर्षित न हो, या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि अगर चुंबक द्वारा आकर्षित होती है तो फिर अयस्क में उपस्थित धातु चुंबक द्वारा आकर्षित न हो। कोई एक ही पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होता हो, आकर्षित होता हो। तो मैं सबसे पहले इसी बात को यहां लिखे देता हूं, सबसे पहले ही नंबर पर इस बात को लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए कि इस विधि में केवल उन अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है, उन अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है जिनमें उपस्थित धातु या अशुद्धि में से किसी एक के पास चुंबक द्वारा आकर्षित होने का गुण होना चाहिए। एक के पास चुंबक द्वारा आकर्षित होने, चुंबक द्वारा आकर्षित होने का गुण होना चाहिए। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर रखेंगे कि इस विधि में केवल आप उन्हें इसको का संधारण करवा सकते हो जिनमें से या तो धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता हो और या तो फिर उसमें से जो अशुद्धि उपस्थित है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हो। तो उनमें से किसी एक ही पदार्थ का यूज कर, उसी अयस्क का यूज कर सकते हैं केवल। और अगर इसका इस एग्जाम्पल भी पूछता है, क्या कोई एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल इधर से देखो। हमारे पास एक अयस्क है वॉल्फ्रेमाइट, ध्यान रखना ये चुंबकत्व का गुण रखता है। और एक और हमारे पास दूसरा पदार्थ है जिसका नाम है कैसेटीराइट।
ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है। चुंबकत्व का गुण उपस्थित नहीं रहता या नहीं पाया जाता। तो इस विधि द्वारा वॉल्फ्रेम राइट को कैसिटी राइट द्वारा अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं और फिर समझते हैं। देखो बेटा, ये मैंने बना रखा है इसको, चित्र को। इसको समझते हैं कैसे यूज में लाना है इस विधि को और फिर लिख लेते हैं। देखो, इस विधि में से जो सबसे पहला स्थान दिया गया है चित्र में से, वो हॉपर। हॉपर एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से हम लोग अयस्क को पीस करके इस विधि के लिए प्रयोग में लाते हैं। अयस्क को पीसा गया और सबसे पहले उसको हॉपर में डाला गया। हॉपर से ही पदार्थ इस चालक पट्टी पर आएगा जिसे हमने चालक बेल्ट कहा है। इस चालक बेल्ट जो है ये दो पहियों द्वारा संबंधित है। पहले पहिए पर मोटर लगी हुई है और ये मोटर जब चलती है तो पहिए को इस प्रकार से घुमाती है ताकि बेल्ट इस मोटर वाले पहिया से चुंबक वाले पहिए की ओर जाए और फिर ये बेल्ट यहां से घूमकर देखो पीछे से आ जाती है। इस प्रकार से बेल्ट का चालन होता रहता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हॉपर द्वारा जैसे ही पिसा हुआ अयस्क इस पहिए पर गिरता है, बेल्ट उसे इस पहिए से लेकर चुंबकीय पहिए की ओर लेके जाती है। अब ध्यान से देखते हैं अपने इस एग्जाम्पल को, क्योंकि वॉल्फ्रेमाइट पर चुंबकत्व का गुण था, इसलिए चुंबकत्व का गुण होने की वजह से वॉल्फ्रेमाइट को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा तो देखो, ये चुंबक आकर्षित करेगा तो ये पहिए के कहां गिर जाएगा? नजदीक। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिख दूं यहां पर कि ये है वॉल्फ्रेमाइट, और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था कैसेटी राइट, क्योंकि कैसेटी राइट पर चुंबकत्व का गुण नहीं है। पहिया इतनी तेज घूमता है कि पहिए के उस तेज घुमाव में जिस पदार्थ पर चुंबकत्व का गुण नहीं है, कैसेटी राइट पे चुंबकत्व का गुण नहीं है, ये पदार्थ दूर उड़ करके गिरता है जाकर। तो इस दूसरे बर्तन पे मैं लिख सकता हूं कैसेटी राइट नाम का पदार्थ एकत्रित होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जिसपे चुंबकत्व का गुण होगा वो पदार्थ नजदीक गिरेगा और जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है वो पदार्थ दूर जाके गिरेगा। और इस प्रकार से आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक काम कर देता हूं, इसको जल्दी से लिखे देता हूं। अगला नंबर देखो, क्या मैं इस पे लिखूंगा, हॉपर में पिसे हुए अयस्क को हॉपर में पिसे हुए अयस्क को भरकर उसे चालक पट्टे पर गिराया जाता है। उसे चालक पट्टे, अच्छा चालक पट्टे लिख सको या बेटा आप उसी को तो बेल्ट लिख सकते हो, चालक बेल्ट भी लिख सकते हो। पर गिराया जाता है। गिराया जाता है। अच्छा, जैसे ही अयस्क चालक पट्टे पर गिरता है, बेल्ट उसे चुंबक युक्त पहिए की ओर ले जाती है। तो मैं यहां लिखूंगा बेल्ट इस अयस्क को चुंबकीय पहिए की ओर ले जाती है। चुंबकीय पहिए की ओर ले जाती है। अच्छा, चुंबकीय पहिए की ओर ले जाने के बाद क्या होता है, देखो मैं क्या बताता हूं। जिस अयस्क में चुंबकत्व का गुण होता है वो पहिए के समीप गिर जाता है
और जिस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण नहीं होता वो बेल्ट की उस तेज रफ्तार में उड़कर कहां गिरता है? दूर। तो ये वाली बात भी लिख देते हैं। चुंबकीय पदार्थ पहिए के समीप आ गिरता है, जबकि वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, वह चुंबक वाले पहिए से दूर जा गिरता है। वह चुंबक वाले पहिए से दूर जा गिरता है। तो बेटा इस प्रकार से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, अगली विधि को पढ़ते हैं फिर। और बेटा अगली विधि को जो अपने कोर्स में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है, कहते हैं झाग प्लवन विधि। इसको फेन प्लवन विधि भी कहते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के नाम से भी या मेथड भी बोल सकते हैं इसे। और इस द्वारा अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि इस विधि द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण कराया जाए। तो मैंने पहली ही लाइन पे लिख रखा है, इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है। अब कहोगे सर सल्फाइड अयस्क कौन से होते हैं? अरे बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर ग्लांस, Cu2S, और एक और मैंने पढ़ाया था लोहे का FeS। ये भी तो आयरन पायराइट, जिसको मैं कहता था मूर्खों का सोना इसे कहते हैं। ये सारे के सारे सल्फाइड अयस्क हैं। अगर इन अयस्कों का आपको सांद्रण करवाना होगा तो आप फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज में लाओगे। पहले मैं बता देता हूं, देखो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक लेना है और उस टैंक में आपको भर देना है जल, तेल और जैंथेड, साथ में अयस्क। जल इसके बारे में सभी जानते हैं। तेल के बारे में यह ध्यान रखना है, तेल यूज किया जा सकता है चीड़ का, ताड़ का और यूकेलिप्टस का ऑयल। अच्छा बात आती है सर ये चीड़, ताड़ या यूकेलिप्टस का ऑयल यूज क्यों करना है? बेटा क्योंकि ये झाग अधिक मात्रा में बनाता है और झाग प्लवन विधि में ऐसे ही पदार्थों का प्रयोग करना है जो झाग अधिक मात्रा में बनाए। अगले नंबर पर आते हैं, कहता है जैंथेड क्या है? बेटा 2 मिनट रुकना, जब प्रोसेस को पढ़ेंगे जैंथेड बताएंगे क्या करता है। साथ में क्या भर देना है? अयस्क। और याद ये रखने वाली बात है, अयस्क तो हमेशा महीन चूर्ण की भांति पीसकर यूज करते हैं। अब महीन चूर्ण की भांति अयस्क को पीसने के बाद मैंने यहां भर दिया, जल को भर दिया, तेल को भर दिया और जैंथेड भर दिया। जैंथेड सोडियम एथिल जैंथेड भी हो सकता है और जैंथेड पोटेशियम एथिल जैंथेड भी हो सकता है या केवल एथिल जैंथेड भी हो सकता है। और बेटा इसको भरने के बाद हम एक काम करेंगे, एक विडोलक लेंगे। विडोलक को कुछ किताबों में विलोडक भी लिखा गया है, परेशान नहीं होना है। विडोलक में एक अंदर से छिद्र होगा जहां पर हम तेजी से वायु को अंदर भेजेंगे और साथ में बेटा ये अंदर एक पंखा भी लगा है जिसको तेजी से घुमाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। अच्छा आप सोचते हो कि सर जी आखिर वायु को तेजी से अंदर भेजा और विडोलक को क्यों चलाया, आखिर इसका क्या यूज है? तो बेटा आप इस बात को देखोगे, अगर तेल और जल के मिश्रण में आप विडोलक को डालकर तेजी से हिलाओगे, आप देखना इससे झाग उत्पन्न होता है। कभी सर तो फिर वायु को अंदर क्यों प्रवेश किया? बेटा वायु भी झाग बनाती है, जैसे मैं बताऊं कैसे झाग बनाती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोल्ड ड्रिंक किसी छोटे बच्चे को दे रखी है और छोटा बच्चा उसको क्या करता है, स्ट्रॉ से पीने की बजाय उसको क्या करता है, फूंक देता है।
आप देखते होंगे काफी सारे बुलबुले बनते हैं, झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम वायु को भी जब तेजी से अंदर की ओर भेजेंगे तो भी झाग बनेगा, और ये विडोलक जो पहिए को घुमाएगा, पंखे को घुमाएगा, ये भी झाग बनाएगा। आप सब इतना तो होशियार पहले से हो कि झाग जो होता है वो घनत्व में कम होता है, और क्योंकि घनत्व में कम होता है, झाग बर्तन में भरे द्रव की सतह के कहां चला जाएगा? ऊपर। अब काम आता है जैंथेट का। जैंथेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपना एक बॉन्ड तो झाग के साथ जोड़ता है और दूसरा बॉन्ड जोड़ता है अयस्क में उपस्थित धातु के साथ। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूंगा। जैंथेट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो अपना पहला बॉन्ड या एक हाथ से पकड़ के रखता है झाग को और दूसरे हाथ से पकड़ के रखता है धातु को। अब सोचो, अगर जैंथेट धातु को और झाग को आपस में बांधता है तो जितनी भी धातु होगी वो सारी की सारी धातु जैंथेट लेकर कहां चला जाएगा? झाग में। तो समस्त धातु कहां पहुंच गई? ऊपर, झाग में। जैसे ही झाग की मात्रा बढ़ेगी, हम इस झाग को एक पाइप की सहायता से अलग बर्तन पे इकट्ठा कर लेंगे। और आप तो ये भी जानते हो, झाग चाहे साबुन का हो या अन्य किसी पदार्थ का, कुछ समय बाद अपने ही आप क्या हो जाता है? समाप्त। तो जितनी भी धातु थी वो झाग के पास पहुंच गई, किसकी सहायता से? जैंथेट की सहायता से। और वो झाग की सहायता से इस पाइप में आया अयस्क या धातु आई। कुछ देर बाद झाग समाप्त हो गया, धातु मिल गई यहीं पे। लेकिन अशुद्धियों के कण क्या होते हैं? अशुद्धियों के कणों में गुण होता है पानी में भीगने का। तो जितनी भी अशुद्धि थी वो झाग में नहीं गई, बल्कि पानी पर भीगकर बर्तन की कहां पर बैठ गई? तली पर बैठ गई। और इस प्रकार से आपने अयस्क को क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालांकि इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद एक शब्द का अर्थ और भी हमें पता होना चाहिए, अवनामक। यह शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, झाग प्लवन विधि में अवनामक का क्या कार्य है या इसे कब प्रयोग में लाते हैं। तो इसको भी बताते हैं। सबसे पहले मैं मेथड पढ़ देता हूं। देखो, मैंने लिखा है इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीस कर, बिल्कुल सही है, हम लोग अयस्क को हमेशा महीन चूर्ण की भांति पीस लेते हैं, फिर उसे काहे में मिलाया जाता है? जल में, तेल में और जैंथेट में। हाँ, इस विलयन को मिलाकर भर लिया। नेक्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है कि मिश्रण में डुबा देते हैं, बिल्कुल सही है। और ये मिश्रण में से तेल किसका रहना है? चीड़ का, ताड़ का या यूकेलिप्टस का तेल रहना है। अच्छा, क्यों ये यूकेलिप्टस का तेल रहना है? क्योंकि ये तेल झाग की मात्रा कैसी करते हैं? ज्यादा झाग बनाते हैं। आप दूसरे टाइप के भी कंपोनेंट को ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये ऑयल जो होते हैं झाग ज्यादा बनाते हैं, हमें ऐसा ही प्रोसेस चाहिए था। नेक्स्ट नंबर पे मैंने क्या लिखा है? तीव्र वायु एवं विडोलक की सहायता से मिश्रण में अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न होता है। मैं तीव्र वायु भी प्रोवाइड करता हूं और तेजी से इस विडोलक को चलाया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे झाग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनता है। अगला नंबर है, अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर तो चले जाते हैं, लेकिन अयस्क के कण को झाग के साथ ऊपर कौन लेके जाता है? तो उस जगह नाम याद रखना है, किसका? क्योंकि जैंथेट अपना एक बॉन्ड किसके साथ बनाता है? झाग के साथ, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाता है? अयस्क की धातु के साथ। इसलिए अयस्क को ये लेके कहां चला गया? ऊपर। और अशुद्ध के कण कहां जाते हैं? नीचे, तली पर। क्यों? अशुद्ध के कणों में जल से भीगने का गुण होता है, तो जल तो नीचे भरा हुआ है, तो वो अशुद्धि के कण नीचे आकर जल में भीगे पड़े रहेंगे। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है, अयस्क के कणों का झाग में जाने का कारण। भैया आपको तो पता है पहले से, क्यों झाग में जाने का कारण क्या है? जैंथेट द्वारा अयस्क का अधिशोषण। यार ये शब्द का अर्थ क्या? मैं समझ गया, जैंथेट में जान गया, द्वारा मतलब समझ गया, अयस्क को जान गया, लेकिन अधिशोषण को नहीं जान पाए। तो बेटा अधिशोषण का अर्थ है, वैसे तो अपने यहाँ एक चैप्टर का नाम पृष्ठ रसायन है और उस चैप्टर में अधिशोषण को विस्तार से बताया गया है। फिलहाल आप वो भी चैप्टर पढ़ने को पाओगे, लेकिन अभी यहाँ अधिशोषण का अर्थ समझते हैं। अधिशोषण का अर्थ ये मैं थोड़ी देर के लिए समझता हूं। ये आपका जैंथेट है और जैंथेट के पास काम क्या होता है? जैंथेट अयस्क के कणों को अपनी सतह पर चिपका लेता है। किसी एक पदार्थ के पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का सतह पर चिपक जाना कहलाता है अधिशोषण। इसको ध्यान रखना, किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के कणों का चिपक जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण। तो जैंथेट की सतह पर कौन चिपक जाता है? अयस्क के कण। इसलिए मैंने लिखाया है जैंथेट द्वारा अयस्क का
अधिशोषण, तो जैंथेट की सतह पर अयस्क चिपक गया और जैंथेट उसको लेकर कहां चला गया, ऊपर। अभी अगला नंबर लिखा है, अंत में झाग को अलग एकत्र कर लेते हैं। बिल्कुल, झाग जैसे ही बढ़ेगा पाइप की सहायता से दूसरे बर्तन पे हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से आप अयस्क को अलग कर लेते हो और अशुद्धि को अलग कर लेते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है अवनामक, इसको मैंने नोट में लिखा है। अब देखो, अवनामक का प्रयोग किया कब जाता है इसको समझना है, दिमाग में भर करके रख लेना। मैंने यहां कुछ नहीं लिखा है। बाई चांस कभी ऐसा हो गया जिसमें से आपके पास दो अयस्क हैं और दोनों अयस्क सल्फाइड हैं, मैंने यहां लिखा भी है पीबीएस और जेडएनएस। देखो, ये दो अयस्क हैं और दोनों सल्फाइड अयस्क हैं और दोनों सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैंने दोनों सल्फाइड अयस्क को यहां फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा शुद्ध करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों जिंक सल्फाइड अयस्क हैं, दोनों ही अयस्क कहां चले जाएंगे, झाग में। लेकिन प्रॉब्लम आई है, दोनों अयस्क झाग में चले गए तो हम जिंक वाले को अलग और लेड वाले को अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर भैया उस समय के लिए यूज में आता है अवनामक पदार्थ। अवनामक करता क्या है, दो सल्फाइड अयस्कों को एक दूसरे से क्या कर देता है, अलग। वो करता क्या है, इन दोनों अयस्कों में से जो अयस्क में उपस्थित धातु अधिक क्रियाशील है, अधिक तीव्रता से बॉन्ड बना सकती है, उस धातु को फिर जैंथेट के साथ कहां ले जाने देगा, ऊपर। कौन ले जाने देगा, अवनामक। अवनामक केवल उस पदार्थ को जैंथेट के साथ ऊपर जाने देगा जिसके बॉन्ड बनाने की क्षमता अधिक है, और उनमें से उन दो धातुओं में से जो धातु कम क्रियाशील है उस धातु को यहीं पर नीचे ही क्या कर देगा, रोक देगा। अवनामक समझ गए क्या करता है। अवनामक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो दो सल्फाइड अयस्कों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। तो अवनामक याद रखना, अवनामक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो दो सल्फाइड अयस्कों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे मैंने यहां लिखा है, इसको थोड़ा सा सही करना बेटा, NaCN सोडियम साइनाइड एक ऐसा अवनामक है जो लेड सल्फाइड और जेडएनएस को एक दूसरे से क्या कर देता है, अलग कर देता है। थोड़ा सा अगर इतिहास की बात करें और आप सुनना चाहो, अगर इसको लिखना नहीं है, केवल सुन लेना है। इस विधि की खोज एक कपड़ा धोने वाली औरत ने किया था, इसकी खोज। हाँ, कपड़ा धोने वाली एक लेडी थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। कैसे की थी मैं बताऊं। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक जगह पर माइनिंग हो रही थी। माइनिंग का मतलब जानते हो, अयस्कों की खुदाई हो रही थी, अयस्कों को निकाला जा रहा था। वहां जो मजदूर हुआ करते थे उनके कपड़ों को धुलाई के लिए एक विशेष जगह पर दिया जाता। भाई धुलाई के लिए अभी भी क्या होता है, लॉन्ड्रीज वगैरह होती हैं, और तभी भी ऐसे हुआ करती थी। तो क्या होते थे, मजदूर के लेबरों के जो कपड़े होते थे वो एक विशेष जगह पर धुलने जाते थे, और उन कपड़ों को एक लेडी धुलती थी। तो वो क्या देखती थी उस समय, अगर अयस्कों के बीच में कोई मजदूर कार्य कर रहा है तो उसके कपड़ों में भी कॉपर का अयस्क लग जाएगा। हालांकि माइन किसकी थी, कॉपर की, और वहां अयस्क कौन सा मिलता था, कॉपर सल्फाइड Cu2S। तो वो जब कॉपर के अयस्क में काम करते रहते थे लेबर, और जब उनके कपड़ों को धुलती थी वो लेडी, तो उस बात को देखा करती थी कि जैसे ही कपड़ों को धुला जाता है साबुन से, तो जितना भी कॉपर होता है, भाई कपड़ों को धुला गया तो कपड़ों के धुलने से जो कॉपर निकला, भाई जितना भी अयस्क हुआ, अयस्क का कुछ भाग तो कपड़ों में चिपक गया। तो जब कपड़ों की धुलाई हुई तो जो उसका कॉपर होता था वो झाग में चला जाया करता था, और जो मिट्टी या गंदगी होती थी वो सारी की सारी बर्तन की कहां बैठ जाती थी, तली में। हालांकि ये उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन तभी आपको पता है, जब इन्होंने कई बार इस घटना को देखा कि जितना भी कॉपर है वो झाग में एकत्रित हो जाता है। जैसे ही वो झाग को हटा करके अलग करती थी, धूप में झाग कुछ देर बाद समाप्त हो जाया करता था और आपको कॉपर वहां मिल जाया करता था। तो उन्होंने इस बात को, हालांकि मेथड को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा पाया कि हमेशा कॉपर जो होता था सल्फाइड, जब भी साबुन से धुला जाता था, झाग में धुला जाता था, ये कॉपर झाग में आ जाता था, कुछ देर बाद झाग समाप्त हो जाता था और कॉपर को अलग कर लिया जाता था, जबकि गंदगी के जो पार्टिकल थे वो बर्तन की तली पर भी पड़े रहते थे। फिर उन्होंने उसी माइनिंग पर काम करने वाली एक केमिकल इंजीनियर को यह घटना बताई, जिनका नाम था कैरी एवर्सन।
कैरी एवर्सन ने इस बात को ध्यान दिया, इस बात का अध्ययन किया, क्या वास्तव में ऐसा होता है। और जब कैरी एवर्सन ने इस घटना को देखा, ध्यान दिया, तो उन्होंने पाया ये घटना बिल्कुल सत्य है कि अगर आप कॉपर के किसी भी सल्फाइड अयस्क, मैं कॉपर ही नहीं कहता, किसी भी सल्फाइड अयस्क को अगर आप झाग की उपस्थिति में लाते हो तो जितना भी कॉपर होता है वो सारा का सारा कॉपर जो है वो झाग में चला जाता है, जबकि अशुद्धियां बर्तन की तली पर बैठ जाती हैं। और आपको पता है, इसके बाद हम लोगों ने जब इस घटना को देख लिया, कैरी एवर्सन ने, इसके बाद झाग प्लवन विधि को प्रयोग में लाया गया, नहीं तो इसके पहले झाग प्लवन विधि प्रयोग में लाई नहीं जाया करती थी। तब बाद में पता चला कि यार ये ऐसी स्थिति में काम करता है, तब झाग प्लवन विधि को प्रयोग में लाया गया। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, सांद्रण की अगली विधियों को पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।